साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, 5 ईयर प्लान। देखिए दोस्तों, 5 ईयर प्लान की बात करें अगर हम तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या इसका इतिहास रहा है। देखिए, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था, है ना। ठीक है, देखिए वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। ठीक है, भारत में अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स की एक श्रृंखला शुरू की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा की बात करें अगर हम तो देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। ठीक है, केंद्र और राज्यों की सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा जाता है, गैर योजना बजट और योजना बजट। ठीक है, देखिए गैर योजना बजट सालाना दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता है और योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। ठीक है, 1951 से लेकर के 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं: 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये चीज़ है अवधारणा का, ये है मामला, कॉन्सेप्ट। ठीक है, 5 ईयर प्लान का ये है। तो अब हम देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 के दौरान रही। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री KN राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश की शामिल था। जैसे भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। देखिए कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देने का मामला इसलिए था कि खाद्यान्न की भारी कमी थी। ठीक है, गरीबी थी बहुत ज़्यादा।
इस वजह से कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया कि खाद्यान्न की भरपाई की जा सके। ठीक है, यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। ठीक है, 56 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि 5 IIT, ठीक है, स्थापित किए गए। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर जो थी वो 2.1 थी, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6 थी। ठीक है, ज़्यादा ही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से लेकर 1961 के दौरान थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य PC महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया, है ना, आयात, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी जिसको कहा जाता है। ठीक है, एक तरीके से इंपोर्ट टैक्स लगाया। ठीक है, लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम थी। ठीक है, लगभग समान ही थी, 4.5 4.27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये 1961 से 1966 के दौरान थी। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए, जैसे राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर और ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक विकास दर 2.4 ही रही। यहाँ काफ़ी कम था मामला। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश यानी 66-67 और 67-68, 68-69 की घोषणा करनी पड़ी। यानी इन वर्षों के दौरान कोई योजना नहीं आई। चीन भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। यानी ये युद्ध हुआ, युद्धों के दौरान जो है ना, भारत के खजाने पर काफ़ी जोर पड़ा, दबाव पड़ा, तो इस वजह से है ना क्या रहा, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी और ये चीज़ थी। तो विकास दर वैसे ही कम थी, तो योजना अवकाश करना पड़ा। इससे ये पता चला कि तीसरी योजना विफल हो गई लगभग, ये मान के चलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या है, 1969 से 74 तक थी। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। ठीक है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी इसी दौरान शुरू किया गया था। देखिए साथियों, इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% थी। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे कि साल 1973 में इसी योजना के दौरान, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान
1973 में ब्लैक बजट भी भारत में पेश किया गया था। ठीक है, ब्लैक बजट। ब्लैक बजट का मतलब ये है कि जब सरकार क्या होता है, मतलब जब सरकार का खर्च उसकी कमाई की तुलना में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसका मामला है ये। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे तो जब सरकार को बजट में कटौती करनी पड़ती है तो ऐसे बजट को हम ब्लैक बजट कहते हैं। ठीक है, देखिए 73-74 के दौरान देश में काफ़ी खराब हालात थे, आर्थिक संकट से देश जूझ रहा था। ठीक है, एक तरफ खराब मानसून था और दूसरी तरफ 1971 में क्या हुआ था, देखिए बांग्लादेश का युद्ध। ठीक है, तो बांग्लादेश का युद्ध जो हुआ तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो देश के बजट पर भी प्रभाव पड़ा। तो इसी वजह से 550 करोड़ रुपए का घाटा, 550 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया। ठीक है, तो ये है। उस समय प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी जी थी और वित्त मंत्री कौन थे, यशवंत राव बी चव्हाण। ठीक है, तो उन्होंने इस बजट को पेश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगली पंचवर्षीय योजना देखते हैं। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना ये है कि इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जोर दिया। ठीक है, देखिए साथियों, प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में मतलब मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य क्या था, तो वो गरीबी हटाओ। ठीक है, 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली NHAI है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार, ये दुर्गा प्रसाद धर है ना, इनका नाम है, इस तरह से योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो। ठीक है, लक्षित विकास दर 4.4% थी और प्राप्त विकास दर 4.8% थी। ठीक है, 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ है कि ये 4 वर्ष ही क्रियान्वित की जा सकी। ठीक है, 4 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। ठीक है, 1978 से 80 तक। ठीक है, देखिए यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। ठीक है, बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्राइम मिनिस्टर चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो ये है रोलिंग प्लान, यानी कि जो योजना चल रही है उसको एवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसके रिजल्ट के आधार पर नई योजना नेक्स्ट ईयर के लिए बनाई जाएगी। तो ये है, तो ये चीज़ ठीक थी। ठीक है, चलिए आगे आ गया है छठी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए छठी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसने देखिए 1980 से 1985 के दौरान इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया।
इसने नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। ठीक है, लक्षित विकास दर थी इसमें 5.2% और वास्तविक विकास दर थी 5.7%। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि पंचवर्षीय योजना सफल रही। देखिए दोस्तों, इसके बाद है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1985 से 1990 तक, ठीक है, 1990। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। ठीक, इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, यानी कि पहले जो हमने टारगेट बनाए हुए थे उन सब को पूरा करने पर ध्यान दिया। लक्षित वृद्धि दर थी 5%, जबकि वास्तविक थी 6.01%। तो कुल मिला के ये सफल रही योजना। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है वार्षिक योजनाएं। देखिए वार्षिक योजनाओं की बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना सन 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद के वर्षों में 1990, 91 और 1991-92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। ठीक है, भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। देखिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको हम एलपीजी कहते हैं। ठीक है, एलपीजी की शुरुआत की गई थी। चलिए देखिए अब है आठवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को, बहुत सही डेट है, याद करने लायक, याद बनी रहेगी। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंध करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। ठीक है, तो ये भी सफल योजना कही जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के दौरान रही। ठीक है, इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। ठीक है, इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। लक्षित विकास दर 7.1% थी, लेकिन वास्तविक जो थी वो 6.8% थी। अब देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2002 से 2007 के बीच में थी। ठीक है, इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रतिवर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। इसमें जो टारगेट था हमारा 8.1% का, जबकि हमें प्राप्त हुआ 7.6%, तो थोड़ा सा कम रहा। ठीक है, चलिए देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसे RTE कहते हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। देखिए इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। ठीक है, इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। इसमें हमने टारगेट रखा था 9% का और हमें प्राप्त हुआ 8%। ठीक है, तो ये 11वीं थी। चलिए अब हम 12वीं देखते हैं। देखिए साथियों, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 से 2017 के दौरान के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, ये अंतिम मान लीजिए, अभी तक इसके बाद से कोई नई परियोजना पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई है, तो ये अंतिम है। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ थी। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। ठीक है, तो ये है, हमने 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने ये देखिए एक स्लाइड ऐसे रखी है कि आप ये देख सकते हैं कि हर पंचवर्षीय योजना की एक अपनी मतलब एक ये था कि किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो वो मैंने देखा है, यहाँ लिखा है आपके लिए। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 से 56 में कृषि और बिजली सिंचाई, इन 3 चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दिया गया, मुख्यतः कृषि पर ध्यान दिया गया था। दूसरी में पूर्ण उद्योग, ठीक है, एब्सोल्युटली इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीसरी में खाद्य और उद्योग पर ध्यान दिया गया। चौथी में कृषि पर ध्यान दिया गया। 5वीं योजना में गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग पर ध्यान दिया गया। 7वीं में खाद्य और ऊर्जा पर। 8वीं में मानव स्रोत शिक्षा। ठीक है,
9वीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से 2002 के बीच जो थी वो सामाजिक न्याय। 10वीं में रोजगार और ऊर्जा। 11वीं में देखिए समावेशी विकास। 12वीं में त्वरित समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया था। देखिए दोस्तों, हमने अभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया। ठीक है, हमने ध्यान दिया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में किस विशेष है ना चीज़ पर ध्यान दिया गया, जैसे मानव स्रोत, कृषि, ऊर्जा, ध्यान, उद्योग, इन सब में से। तो ये है, प्रश्न भी इसी पॉइंट से कुछ न कुछ बनेगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, तो देखिए, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।